हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में खुशामदीद। आज 10 जून 2022 है। देखते हैं कि आज के कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। पहला जी, सबको पता है कि MNA डॉक्टर आमिर लियाकत पासिस अवे इन कराची। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो है उनकी वफ़ात हो गई है। ये एक MNA भी थे और फेमस टेलीविज़न शो के होस्ट भी थे, और उनकी एज जो थी वो 50 साल की एज में उनकी वफ़ात हुई है। इस पे मैं कंप्लीट वीडियो, उनका कैरियर क्या था, एजुकेशन क्या थी, इस पे मैं अपलोड करूँगा बाद में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये उनकी वफ़ात हो गई है। यूरोपियन पार्लियामेंट वोट्स टू बैन सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 2035। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें जो है वो हाई जा रही हैं, क्योंकि 123, 125 रुपये में पर बैरल जो है वो क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अभी इस चीज़ को कह रहे हैं कि अभी हम कोशिश करें कि ऐसी कार्स वगैरह पे आएँ जो इलेक्ट्रिक कार टाइप हों, जिनमें फ्यूल और पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो। तो इसका जो इस पार्लियामेंट इस एक्ट का जो मकसद है वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज़ टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ लड़ सकें। और ये EU की असम्बली ने स्ट्रासबर्ग फ्रांस में इसको वोट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ऑटो मेकर्स हैं, यानी जो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को 100% ख़त्म करें मिडल ऑफ द नेक्स्ट डिकेड, यानी 2035 तक जो है वो कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करें। तो आपने ये याद रखना है कि ये वोट जो है स्ट्रासबर्ग फ्रांस में हुआ है, जिसके अंदर ये दिया गया है। यानी कि अगर आप कहीं पे ऐसे में या ऐसी जगह पे पेपर में क्लाइमेट चेंज पे कर रहे हैं अटेम्प्ट, तो ये पॉइंट आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कृष्णा श्रीनिवासन अपॉइंट्स एज द डायरेक्टर ऑफ IMF's एशिया पैसिफिक। IMF एशिया पैसिफिक यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का वो डिपार्टमेंट जो एशिया पैसिफिक को डील करता है, उसके डायरेक्टर चेंज हुए हैं अभी रिसेंटली। कृष्णा श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया है। कृष्णा श्रीनिवासन जो है वो बेसिकली जो है वो इंडिया से हैं, और वो 27 साल से जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ। उन्होंने ज्वाइन किया था 1994 में, और इनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, और ये विद इफ़ेक्ट होगा जून 22, यानी इस महीने की 22 तारीख से वो अपने ऑफिस का चार्ज संभालेंगे। इससे पहले जो थे वो चिंगयोंग रेई जो थे वो एक इसके डायरेक्टर थे एशिया पैसिफिक ग्रुप के, जो मार्च 23, 2022 को रिटायर हुए हैं। तो ये आप लोगों ने, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारा एशिया पैसिफिक, यानी हम उसी रीजन के हैं, तो ये हमें इसका नाम मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 जो है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के वेबसाइट पे जो है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी पूरी स्पीच पड़ी हुई है 1 घंटे की, तो अगर आप उसको सुन लेंगे तो उसको आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 5 ईयर का डेटा है, और जो है ना वो पहले साल में जो ग्रोथ थी GDP की वो 2017-18 में वो 6.1% थी, और फिर उसके बाद जो है 3.1 हुई, फिर 0.9% हुआ, फिर 5.7%, और फिर आखिरी साल में यानी कि 2021-22 में ये 6% GDP ग्रोथ हुआ है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है वो 2017-18 में 3.9% था, और 2021-22 में जो है वो 4.4% इसमें इंक्रीज़ आया है, यानी 4.4% इसका डेटा है। इंडस्ट्री जो है वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, ये 2017-18 में 9.2% था, और अभी 2021-22 में 7.2% है इसका। सर्विसेज में 6.0% था 2017-18 में, और 21-22 में ये 6.2% है, इसमें 2% का इजाफा हुआ है। और इन्फ्लेशन जो रेट है वो 4.7% था 17-18 में, और 2021-22 में इन्फ्लेशन रेट 11% है। तो ये एक ओवरऑल डेटा था जो इकोनॉमिक सर्वे का, जो मैंने सोचा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने सोचा ऐड किया जाए।
इसके अलावा इलेक्शंस नेब अमेंडमेंट बिल्स सेल्स थ्रो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये इलेक्शन एक्ट और नेब अमेंडमेंट बिल्स जो है वो जॉइंट सिटिंग यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट का कंबाइन एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने पास कर लिया। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि इससे पहले नेशनल असेंबली और सेनेट ने ये बिल पास करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ने बिल जो है वो वापस कर दिया था। उसको पार्लियामेंट को वापस कर दिया कि इस पे रिकन्सिडरेशन करें। लेकिन रूल ये है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो बिल को जो है साइन नहीं करता तो आर्टिकल अभी जो बिल दोबारा उसको प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अगर प्रेसिडेंट इसकी इजाज़त नहीं देता तो बिल जो है 10 दिन के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। क्योंकि इसको जॉइंट उससे सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया है। अब इसके अंदर जो है 3 अमेंडमेंट्स यानी 3 कानून पास किए गए थे, जो उसमें अहम वो 2 हैं। एक तो है इलेक्शन एक्ट 2017 जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे पाबंदी लगाई गई है। नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसके साथ एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेब बिल था जिसके अंदर जो है इसका मकसद ये था कि मिसयूज़ ऑफ लॉ फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ द अपोनेंट्स। ये कहा जाता है कि नेब के पास जो इख्तियारात हैं उससे लॉ को जो है इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और विक्टिमाइजेशन की जा रही है इससे अपोनेंट को, उससे रोकने के लिए ये बिल मंजूर किए गए हैं। तो ये 2 अहम इम्पोर्टेंट बिल थे। इसमें मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया, जबकि लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी बिल का जो बिल है वो उन्होंने टेबल किया। मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको ऑनलाइन नेट से भी बता देता हूँ ताकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मैंने कहा वो आप लोगों को पता चलने चाहिए। क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट में और जो नेब में अमेंडमेंट हुई है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये है जी, एज़ पर द अमेंडमेंट टू द सेक्शन 94 इलेक्शन एक्ट 2017 द इलेक्शन कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट बाय वोटिंग फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानीज इन बाई इलेक्शन टू ascertain the technical efficacy, secrecy, security, financial feasibility of such voting and shall share the result with the government, which will within 15 days from the commencement of the session of the house after the recipient of the report lay the same before both houses of the मजलिस शुरा। ये कह रहा है कि सेक्शन 94 ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो वोट है वो अभी जो आने वाले इलेक्शन है उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट करेगी इलेक्शन कमीशन, जिसमें उसमें देखेगी कि इसकी एफिकेसी, सीक्रेसी और सिक्योरिटी के क्या क्या मामलात हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट यानी इलेक्शन के अंदर जो है इसको भरपूर तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको का जो वोट का हक़ है वो उनको दिया जाएगा और उनको उस पर काम किया जाएगा। इसके साथ एक सेक्शन 103 है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसकी यूटिलाइजेशन में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, कास्टिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ वोट टू एसेस द टेक्निकल एफिकेसी, सीक्रेसी, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम। के जी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम है, कास्टिंग ऑफ वोट है, काउंटिंग ऑफ वोट है, टेक्निकल उसकी एफिकेसी है, सीक्रेसी है, सिक्योरिटी है और इस पर कितना ख़र्चा आएगा, ये तमाम जो है अमेंडमेंट इसमें डाली गई हैं। यानी इन चीज़ों के करने के बाद नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे यानी कि अभी 2023 में हो रहे हैं तो 2028 के जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ को जो है ई वोटिंग का हक़ भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो नेब का बिल है जी बिल 2022, इसमें ये बताया गया है कि दैट द डिप्टी ब्यूरो चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, डिप्टी ब्यूरो चीफ भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जो कि एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम करेगा अगर चेयरमैन नहीं है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि जो चेयरमैन का टेन्योर है वो 4 साल जो है तक महदूद कर 4 साल से कम करके 3 साल तक कर दिया गया है। अब इस बिल के अप्रूवल के बाद जो है वो नेब जो है
प्रोविंशियल और लोकल टैक्स मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकेगा। तो ये इसके कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहें तो इस आर्टिकल को आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ईरान्स रिमूवल ऑफ कैमराज में डील फेटल ब्लो टू न्यूक्लियर टॉक्स वांस IAEA। ये IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इशू ये है कि ईरान की जो एक मुआहदा हुआ था JCPOA, उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूनिलेटरली इसको ख़त्म कर दिया था। अब IAEA ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान के साथ जो है ये डील बहाल की जाए। तो उसके लिए उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट की मॉनिटरिंग के लिए कैमराज नस्ब किए थे, जिसको ईरान ने हटा दिया है। IAEA ने 27 कैमराज जो है वो लगाए थे सर्विलेंस के लिए, जिसको ईरान ने जो है वो हटा दिया है। और IAEA ने ये कहा है कि ये जो एक्ट है ये नेगोशिएशंस को जो है वो ख़राब करेगा। टॉक्स जो यानी नेगोशिएशन शुरू हुई थी पिछले साल अप्रैल में, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को दोबारा 2015 के अकॉर्ड में वापस लाया जाए और इसके ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस ख़त्म कर दिए जाएं और ईरान को जो दोबारा इसकी कंप्लायंस है न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ में उस पर राज़ी किया जाए। लेकिन ईरान ने जो है वो कर दिया है, नेगोशिएशंस को स्टॉल कर दिया है। मार्च से वो बंद हो गई क्योंकि IAEA के मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उसने ईरान पे ये कहा कि उसकी कोऑपरेशन जो है वो वॉच डॉग के साथ नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि IAEA के चीफ़ का नाम राफेल ग्रोसी है। ये इसकी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है। यूरोप्स लार्ज प्रेडेटरी डायनासोर फाउंड इन ब्रिटेन से साइंटिस्ट। ये डायनासोर की एक आर्टिस्ट पिक्चर है, एक आर्टिस्ट ने बनाई है बरतानिया के। वो यूरोप का एक बहुत बड़ा शिकारी डायनासोर जो कि बरतानिया में पाया गया है, अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, साइंटिफिक डिस्कवरी है, जिसके अंदर एक जायंट किस्म का क्रोकोडाइल फेस्ड डायनासोर, यानी इसका जो मुंह है वो क्रोकोडाइल की तरह है और इसको आइल ऑफ विट में पाया गया है जिसको फॉसिल हंटर्स ने, यानी कि जो डिगिंग करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फॉसिल हंटर्स जो होते हैं, उन्होंने इसके फॉसिल्स डिस्कवर करने के बाद इसकी जो इसकी साइंटिफिक जो कंपोजिशन बनाई है वो ये बनाई है कि ये जो है यूरोप का सबसे बड़ा जो है वो शिकारी डायनासोर है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।